तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एमपीसी हुई थी, उसके जो निर्णय हैं वो बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे 5 जून 2026 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णय थे, उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय है, वो होता है पॉलिसी रेट चेंज को लेकर के। पॉलिसी रेट की अगर हम बात करें, तो पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट से, है ना? तो अगर आरबीआई रेपो रेट में कोई भी चेंज करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी रेट्स हैं, वो भी बदल जाते हैं। तो अभी अगर देखा जाए, तो ये जैसा माना जा रहा है, कुछ लोग कह रहे थे बढ़ेगा या कम होगा, तो यहाँ पे अभी जो पॉलिसी रेट है, उसको अनचेंज्ड रखा गया है। मतलब पहले से जो पॉलिसी रेट चल रहा था, वही पॉलिसी रेट चलेगा, कोई भी बदलाव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ईएमआईज़ वगैरह थी, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी और इसको थोड़ा हम अब डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जो एमपीसी होती है, उसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और यहाँ पे 3 मेंबर बाहर से होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो पॉलिसी यहाँ पे इस बार का जो डिसीजन आया है, वो यूनानिमसली आया है, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। मतलब सारे सदस्यों ने एक ही बात कही है। वरना इसमें क्या होता है, इसमें वही आपका होता है कि जो मेजॉरिटी वोट्स होते हैं, वो आपकी बात रखी जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रेपो रेट है, वो वैसे ही रहेगा, मतलब 5.25% पे अनचेंज्ड है। जो एचडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि रेपो रेट से अगर आप देखेंगे, तो वो आपका 0.25% जो है वो नीचे रहता है, 25 बेसिस पॉइंट नीचे, तो वो भी आपका 5% पे है। एमएसएफ और बैंक रेट जो भी रेपो रेट होता है, उससे 0.25% ज़्यादा रहता है, तो वो आपका सेम वही रहेगा। और पॉलिसी स्टैंस जो है, वो पिछली बार न्यूट्रल था, तो इस बार भी न्यूट्रल ही उसको रखा गया है। मतलब किसी तरह का पॉलिसी रेट या पॉलिसी स्टैंस में किसी तरह का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आरबीआई की एमपीसी होती है, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पॉलिसी रेट के बारे में बताए बातें करी जाए, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ के बारे में एस्टिमेशन वगैरह देना। तो आरबीआई ने इससे पहले जो एमपीसी वगैरह करी थी, उसमें जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26-27 का एस्टिमेट दिया था जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो 6.9% था। लेकिन अगर आप प्रेजेंट समय की कंडीशंस को देखें, तो उसको देखते हुए अब ये एस्टिमेट आरबीआई के द्वारा कम करके 6.6% पे कर दिया गया है, क्योंकि जो एनर्जी प्राइसेस हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, वो प्रभावित हो सकती है और अभी भी कुछ भी चीज़ें ऐसा सेटल होती हुई, मतलब पूरा ऐसा स्थिर होती हुई दिखती नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये जो आंकड़ा है, ये अब बढ़ा दिया गया है, 5.1% कर दिया गया है। पहले ये 4.6% था। मतलब ये है कि महँगाई का जो आंकड़ा है, वो आपका बढ़ गया है 5.1% पे। अगर हम बात करें एमपीसी की, तो एमपीसी को इसीलिए मेन बनाया गया था कि जो इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल में रखना। मतलब बहुत ज़्यादा कीमतें आपकी कम भी ना हो जाएँ, डिफ्लेशन ना हो और इन्फ्लेशन की कंडीशन भी ना आए। तो इसके लिए आरबीआई जो बैरियर तय करता है, वो होता है 4% का, कि इन्फ्लेशन 4% होना चाहिए और उसके साथ बैंड रखता है ±2% का। तो देखा जाए, तो आरबीआई का पूरा प्रयास रहता है कि इन्फ्लेशन 2 से लेकर के 6% के बीच में ही आपका होना चाहिए। तो अगर 5.1% को देखेंगे आप, तो आरबीआई का जो टारगेट है, उसके अंतर्गत ही ये आ रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे, तो जो हायर लिमिट है, उसको ये टच कर रहा है। क्योंकि अगर आप आगे का इसमें एस्टिमेशंस देखेंगे, जैसे आरबीआई ने ये एस्टिमेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 का जो Q3 होगा, उसमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा होगा, वो 5.9% को टच कर जाएगा। तो आप पाएँगे कि ये जो अपर लिमिट है, उसको टच करेगा। हालाँकि Q3 Q4 में ये डाउन हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन अभी तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो 5.9% का है, जो कि Q3 में आएगा। वहीं पे हम बात करें, आरबीआई ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? मतलब जो रेपो रेट है, उसको स्थिर क्यों रखा? बदलाव क्यों नहीं किए गए? तो इसके पीछे जो ग्लोबल सप्लाई कह सकते हैं, साइड शॉक्स हैं या ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस है, वो यहाँ पे बड़ा रीज़न है। जैसे आपको पता होगा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, यूएस ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वेस्ट एशिया में, जिसकी वजह से जो हॉर्मुज़ वाला पूरा इलाका है, वो बंद है या फिर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई वहाँ से आ रही है। तो उसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेज़ हैं, वो आ रहे हैं। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज़ हैं, वो आपकी बढ़ रही हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जब आ नहीं रहा है, तो वो आपका महँगा होता जा रहा है। अब रुपी जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सेम बैरल के लिए, अगर आप देखिए, अब ये आप पर बैरल अगर प्राइस देखेंगे, तो $95 पहुँच चुकी है। अब हमको सेम, अगर आप ऐसे समझिए कि $1 बराबर ₹90 था, तो अगर हमें, अगर ये ₹95 भी आपका होता और अगर ये $1 बराबर अब अगर ये पहुँच करके ₹96 हो गया है, तो हमें हर डॉलर के मुकाबले में ₹6 ज़्यादा देना पड़ता।
एक्चुअल में हम $95 ही पे कर रहे होंगे, लेकिन हमारा जो रुपये है वो ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे संकट आ रहा है, तो इस वजह से भी देखा गया। फिर वेदर रिस्क है, मतलब सारी चीज़ें इस साल एक साथ हो गई हैं। अब यहाँ पे एल नीनो जो है वो उसकी कंडीशंस बन रही हैं, और जो साइंटिस्ट जो हैं, मौसम विज्ञानी जो हैं, वो इसको लगातार असेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर एल नीनो बनेगा तो उसकी वजह से सूखा या बाढ़ की कंडीशन ऐसी कुछ उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर एल नीनो का इफ़ेक्ट आएगा तो उसकी वजह से जो सूखा वगैरह कंडीशन है वो आएँगी, और उसकी वजह से जो फूड स्कैर्सिटी है वो भी आपकी बढ़ेगी। और ऐसा ये कहा जा रहा है कि 1877 में जैसा हुआ था कुछ वैसा ही होने वाला है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। तो आप पाएँगे कि यहाँ पे 3 बड़े चैलेंजेज़ हैं जिनका सामना भी ना सिर्फ़ कह सकते हैं भारत, बल्कि सारा विश्व ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भारत इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को फूड भी चाहिए, एनर्जी भी डिमांड भी उसकी पूरी होनी चाहिए, तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चैलेंज बन के आती हैं। यहाँ पर एक की इनसाइट भी आप देखेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आरबीआई ने जैसा प्रेडिक्ट किया है कि ये जो Q3 है उसमें जो महँगाई दर है वो 5.9% को टच करेगी, और ये पीक होगा। इसके बाद Q3 में वो थोड़ा आपका नीचे चली जाएगी, लेकिन ये Q3 में पीक करेगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। वहीं पे आगे हम बात करें यहाँ पे कि आरबीआई यहाँ पे मेजर्स ले रहा है ताकि थोड़ा रुपये की वैल्यू और एप्रिशिएट हो, और जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा बढ़े। तो कई सारी चीज़ें जैसे एफपीआई इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। अब आरबीआई ने एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा लिबरलाइज़ किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो 15 साल, 30 साल, 40 साल की जो सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें जो एफएआर है, मतलब फुली एक्सेसिबल रूट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा और आसान किया गया एफपीआईज़ के द्वारा, कि मतलब उन्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जीसैक में। और जीसैक और जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, दोनों को कंसोलिडेट भी आरबीआई के द्वारा किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है वो आए। इसके अलावा जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी यहाँ पे एनआरआई और जो ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया ओसीआई, दोनों जो इक्विटी जो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी लिमिट को भी बढ़ाया गया है। पहले ये लिमिट कहीं 5% के आसपास हुआ करती थी कि कोई भी एनआरआई 5% तक किसी कंपनी में निवेश कर सकता है। अब इसको बढ़ा कर के 10% कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ कंपनियों के लिए भी कुछ चैलेंजेस है कि किसी भी कंपनी में कोई जो एनआरआई और ओसीआई है, उसको मिला कर के जो लिमिट थी कि वो पूरी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती, जितना भी उसका पूरा जो मतलब वैल्यूएशन है उसके अनुसार, तो उसको भी अब बढ़ा करके 24% कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ जो बदलाव किए गए हैं, वो वहाँ पे इसलिए किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आए। इसके अलावा कुछ हेजिंग सपोर्ट भी आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे जो एफसीएनआर जो डिपॉज़िट्स होते हैं, एफसीएनआर डिपॉज़िट का मतलब क्या हुआ? कोई भारतीय मूल का निवासी है, वो अगर भारतीय बैंक के साथ जो है अकाउंट खोलेगा, तो मान लीजिए वो अमेरिका में रहता है, डॉलर में कमाता है, तो डॉलर में अकाउंट खोलेगा। तो भारतीय बैंक के पास डॉलर में पैसा रहेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर उसने लेट्स से कि $100 अपने अकाउंट में डिपॉज़िट किया, और ये फिक्स्ड डिपॉज़िट ही होता है। तो वो मान लीजिए 5 साल के लिए किया है, तो 5 साल के बाद जब वो पैसा उसको प्राप्त होगा तो $100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी उसको डॉलर में ही प्राप्त होगा, तो ऐसा वो मिलेगा, रुपए में नहीं मिलेगा। डॉलर में जमा किया, डॉलर में मिलेगा। तो जब बैंकों के पास डॉलर इस तरह से जमा रहता है, तो बैंक इस डॉलर को क्या करें, अगर रुपये में कन्वर्ट कर लें, और रुपये में कन्वर्ट करके इसको जो है फिर वो लोन वगैरह पे देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि लेट्स से कि बैंक ने अभी जो लेट्स से कि अभी $1 की कीमत लेट्स से 90 रुपीज़ है, तो बैंक ने $100 को कन्वर्ट कर लिया। मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा। तो अगर $100 को कन्वर्ट किया, 9,000 रुपए लेट्स से बने, इसको जो है बैंक ने लोन पे दिया, और मान लीजिए 5 साल के बाद जो है ये जो $1 की कीमत है, वो बढ़ करके 100 रुपीज़ हो जाए, है ना? $1 की कीमत 100 रुपीज़ के बराबर हो जाए। तो ऐसे में ये नहीं बैंक कहेगा कि नहीं-नहीं अब डॉलर की कीमत महँगी हुई है तो आपको कम डॉलर मिलेगा। उसको वो पूरा $100 देना पड़ेगा। तो अब उस $100 को कन्वर्ट करने के लिए बैंक को अपनी तरफ से 10,000 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, और इसके साथ यहाँ पे वो $100 कंप्लीट होगा, और जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपका डॉलर में ही कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे यही बात आती है बैंकों की कि अगर इस तरह से अगर होगा कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो बैंकों को नुकसान हो जाएगा। तो इसी नुकसान से बचने का प्रयास होता है जिसको कहा जाता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब ये हो गया कि आरबीआई ये कह रहा है कि ठीक है, आपके पास जो 3 से 5 साल के जो डिपॉज़िट्स हैं, मतलब इससे पहले ये निकलेंगे नहीं, आप जो है उसको आरबीआई के साथ हेजिंग कर सकते हो, मतलब एक प्री डिफाइंड प्राइस पे। मतलब आरबीआई ये कह रहा है कि अगर आप मुझे आज $100 का स्वैप करोगे पैसे का,
और आज की कीमत लेट्स से आपकी 95 रुपीज़ के आसपास है डॉलर की, तो हम आपको उसके अमाउंट में उसके इक्वल में पैसा दे देंगे। लेकिन 5 साल के बाद जब आप इस जो पैसा है आप हमें दे करके $100 खरीदना चाहोगे, तो वो रेट ना पहले से तय कर लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि 5 साल के बाद अपनी कुछ कैलकुलेशन के अनुसार वो कह देंगे कि ठीक है, उस समय हम $1 बराबर 98 रुपीज़ के अनुसार का सौदा करेंगे। अब ये मैटर नहीं करता है कि 5 साल के बाद $1 की वैल्यू क्या होती है। अगर वो वैल्यू कम हो गई तो 5 साल के बाद फिर बैंक को नुकसान देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फिर वो आरबीआई को नुकसान होगा। मान लीजिए उस समय 5 साल के बाद $1 की कीमत लेट्स से कि आपकी 100 रुपीज़ के आस-पास हो गई, तो पर डॉलर आरबीआई को ₹2 का नुकसान होगा। लेकिन इसी को हेजिंग कहा जाता है और इसके लिए जो प्रीमियम होता है वो चुकाया जाता है, जो भी हेजिंग करता है। तो जैसे बैंक हैं तो बैंक उसका प्रीमियम चुकाएँगे। लेकिन जब आरबीआई के साथ स्वैप होगा तो ये प्रीमियम काफ़ी कम कॉस्ट का होगा। अगर ये प्राइवेटली ऐसा किया जाएगा तो ये प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि इस समय जो रुपये की वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रही है। तो बैंक को सपोर्ट देने के लिए आरबीआई ने ये कहा है कि हम आपको हेजिंग सपोर्ट देंगे कि आप ऐसा हेजिंग कर सकते हो और हम उसका प्रीमियम भी बहुत कम चार्ज करेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि बैंक थोड़ा कॉन्फिडेंटली जो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको आसानी से कन्वर्ट करके लोन पे दे सकते हैं। इसी तरह का जो कंसेशनल स्वैप है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उनके लिए। मतलब ये समझिए कि अगर इंडिया की कोई भी पीएसयू है, वो अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करे, मतलब वो किसी विदेशी बैंक से मान लीजिए उधार ले रही, क्यों? क्योंकि वहाँ का इंटरेस्ट रेट कम है। तो अभी तो मान लीजिए उसने $1 बिलियन का अगर उधार लिया है और अभी जो डॉलर की कीमत है वो लेट्स से मैंने आपको कहा कि ₹95 लेट्स से एक यहाँ पे डॉलर की कीमत लेट्स से ₹95 है, तो उसके अनुसार उसको पैसा मिल जाएगा कि $1 बिलियन लाएगा वो और उसको कन्वर्ट करेगा ₹95 के हिसाब से, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन जब वो उस पैसे को लौटाना होगा तो भी उसको 1 बिलियन ही पैसा तो लौटाना होगा ना। उस समय मान लीजिए 10 साल का यहाँ पे किया गया है ऐसा लोन और 10 साल के बाद ये जो $1 की कीमत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ कर के मान लीजिए ₹120 की हो जाएगी। तो सोचिए इंटरेस्ट भी चुका रहा होगा पीएसयू और ये बढ़ी हुई कीमत भी चुका रहा होगा। तो इसी के लिए आरबीआई ने पीएसयूज़ को भी कहा है कि आप जो है हमारे साथ ऐसा फॉरेक्स स्वैप कर सकते हैं, कंसेशन यहाँ पे कंसेशन आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कुछ वैसा ही काम पीएसयूज़ के लिए भी किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। इससे होगा क्या कि ये जो कह सकते हैं कि जो हमारा डॉलर बैंकों के पास मतलब जो डॉलर बैंकों के पास पड़ा हुआ है, बैंक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रुपये में कन्वर्ट करके लोन देने के लिए। पीएसयूज़ भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू डॉलर ला सकते हैं इंडिया में। इससे होगा क्या कि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, थोड़ा रुपया और मजबूत होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मोटी-मोटी बात ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट को भी चेंज नहीं किया है। ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि जो अगला जो यहाँ पे होगा एमपीसी, उसमें हो सकता है रेपो रेट में कुछ चेंजेस अब देखने को मिलें। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।